आज देखिए, आज 26 नवंबर है और आपको विदित होगा कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज का जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं जो चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना, उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने जो त्रिकोणीय क्रिस्टल संरचना है उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उस पर बात की थी। आज उसी कड़ी में हम अगली जो क्रिस्टल संरचना है चतुष्फलकीय, उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड पर आपको जो चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना है उसका एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखिए, ये जो घर के 8 कोने हैं उन 8 कोनों में से 4 एकांतर कोनों पर ऋणायन स्थित हैं। ओके, यानी घन के 8 कोनों में से सिर्फ 4 कोने ऐसे हैं जो कि घनायन का जो ऋणायन है उसका केंद्र बिंदु है। तो देखिए यहां पे ई, एच, सी और ए कोनों पर क्रमशः ई, एच, सी और ए 4 ऋणायन अवस्थित हैं। ऋणायन इस प्रकार से अवस्थित हैं कि वो एक कॉम्पैक्ट व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट व्यवस्था से तात्पर्य यहां पर यह है कि जो 4 ऋणायनों और एक धनायन के मेल से जो चतुष्फलकीय संरचना बनती है वो चतुष्फलकीय संरचना कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है यानी संकुलन जो दक्षता है उसका मान अधिकतम होना चाहिए। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता से मतलब क्रिस्टल का अधिकांश जो भाग है या क्रिस्टल का अधिकांश आयतन है वो आयनों के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए। यानी क्रिस्टल संरचना में रिक्त स्थान या इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वो कम से कम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमें एक स्थायी क्रिस्टल संरचना का निर्माण करना है, उसके लिए ये शर्तें जरूरी है। ओके, तो देखिए इस संरचना में ई, एच, सी और ए कोनों पर 4 ऋणायन है और धनायन में इसका जो धन का केंद्र बिंदु है वहां पे क्या है? एक धनायन है। ओके, तो अब देखिए इसमें कुछ हम ज्योमेट्रिकल इसमें कुछ आरेखन करते हैं। देखिए इस घन के केंद्र बिंदु को इस ई के जो ऋणायन ई है जिसका केंद्र बिंदु ऋणायन जिसका केंद्र बिंदु ई है उससे मिलाया गया है और ये जो ई को एच से, एच को सी से, सी को ए से, यानी जो सभी ऋणायन हैं उनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया गया है। साथ में ये जो ओ बिंदु है जहां पे धनायन स्थित है या फिर ये कहें कि जो धनायन का केंद्र बिंदु है, धनायन के केंद्र बिंदु से रेखा ई एच पर एक लंब डाला गया है जिसको ओपी कहा गया है। तो देखिए ये जो डायग्राम है इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कुछ बातें
मैंने यहाँ पे आपके समक्ष बोर्ड पर लिख दी हैं ताकि ये जो डायग्राम है इसको आप भली प्रकार से समझ सकें। तो देखिए चित्र में दर्शाए गए घन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एकांतर कोणों पर क्रमशः ए सी ई व एच, देखिए ए सी ई व एच केंद्र बिंदु वाले ऋणायन उपस्थित हैं। बात क्लियर हो गई होगी। घन के 8 कोणों में से सिर्फ 4 कोणों जो कि एकांतर कोण हैं उन पे क्या स्थित है? ऋणायन स्थित है। घन के केंद्र पर धनायन स्थित है। ये जो क्यूब है उसके केंद्र पर धनायन स्थित है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है। धनायन के केंद्र बिंदु O से रेखा EH पर OP लंब डाला गया है, यानी OP लंब है रेखा EH पर। ओके, इससे आगे देखिए फिर हम जो समकोण त्रिभुज है EPO, समकोण त्रिभुज EPO में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार में से किसी एक राशि को कैलकुलेट करना चाहिए, वो इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए इसमें ये कर्ण स्क्वायर क्या है? EO स्क्वायर इक्वल टू क्या है? EE स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई है। अब देखिए इसमें इक्वेशन 1 में EO क्या है? EO यानी यहां से और यहां तक की दूरी है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। यानी देखिए ये क्या है? ऋणायन का केंद्र बिंदु, यहां से और इस ऋणायन के परिधि की दूरी क्या होगी? R माइनस, और यहां से और यहां तक की दूरी क्या होगी? R प्लस। तो टोटल अगर हम प्लस कर दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? R प्लस माइनस प्लस R प्लस। ठीक उसी प्रकार से देखिए EP का मान कितना है? देखिए E ऋणायन का केंद्र बिंदु है और P क्या है? ये परिधि पर एक पॉइंट है जो कि इस EH रेखा पर जो लंब डाला है उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है, कटान बिंदु है, उसको इंगित कर रहा है। EP का मान कितना हो गया? इस ऋणायन की त्रिज्या के बराबर, और ऋणायन की त्रिज्या कितनी है? R माइनस। ठीक है, तो देखिए EP बराबर क्या हो गया? R माइनस। OP का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें OP और है, O और P, इसका मान कितना होगा हमें नहीं पता है। इस चित्र को देख करके, इस डायग्राम को देख करके हम OP के मान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। OP का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसी डायग्राम के अंतर्गत एक दूसरे समकोण त्रिभुज EGH, समकोण त्रिभुज EGH को अज्यूम करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, और समकोण त्रिभुज EGH में फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए EH स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। ओके, ये लिख दिया है मैंने, EH स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इसमें EH इक्वल टू क्या है? E और H इक्वल टू क्या है? यानी यहां से और यहां तक की दूरी, यानी दो ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों की जो त्रिज्या है उनका टोटल कर दीजिए। एक ऋणायन की त्रिज्या कितनी है? R माइनस, दूसरे की भी कितनी है? R माइनस। दोनों को टोटल करेंगे क्या आ जाएगा? 2R माइनस। EH का मान कितना आ गया? 2R माइनस। ये इक्वेशन A मान लीजिए। फिर देखिए इसमें इस डायग्राम में क्योंकि घन है ABCDEFGH एक घन का निर्माण कर रहा है, और घन में हमें पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का मान क्या होता है? बराबर होता है। ओके, तो देखिए इसमें EG इक्वल टू क्या होगा? GH होगा, और GH इक्वल टू क्या होगा? BH होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, EG इक्वल टू
EG इक्वल टू GH इक्वल टू BH और इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 2OP। देखिए OP, O कहां पे है, इस घन के बीचों बीच है, तो जितनी दूरी BH की होगी उसकी आधी दूरी OP की होगी। P कहां पे है, घन के आधार पर, O कहां पे है, घन के केंद्र पे, तो आधार से केंद्र के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही O से और यहाँ पे इस तल की होगी। ओके, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन बी। अब देखिए इसमें EH स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे EG और GH दोनों का मान हमने बराबर का है, EG और GH, तो इसमें से दोनों को एक मान लीजिए, तो क्या आ गया 2EG का स्क्वायर। EH यहाँ पे दोनों साइड से अंडर रूट ले लीजिए, EH इक्वल टू √2। अब EG का मान रख दीजिए, EG का मान क्या है 2OP यहाँ पे रख दिया है। तो देखिए EH का मान कितना है, EH का मान 2r माइनस है, EH का मान 2r माइनस रख दिया है हमने, √2 ऐसे किया ऐसे इंटू 2OP ऐसे किया। OP का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा r माइनस अपॉन √2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में EO स्क्वायर इक्वल टू EP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, EO का मान r प्लस और r माइनस ज्ञात है, EP का मान देखिए r माइनस ज्ञात है, OP का मान हमने यहां से निकाल लिया है इक्वेशन नंबर 3 से, तो सभी का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए r प्लस प्लस r माइनस का स्क्वायर, EO का मान हमने रख दिया है r माइनस प्लस r प्लस का स्क्वायर इक्वल टू EP का मान देखिए कितना है r माइनस का स्क्वायर प्लस OP का मान हमने रख दिया है r माइनस अपॉन √2, r माइनस का स्क्वायर करेंगे तो r माइनस स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए 2r माइनस और r माइनस 3/2 r माइनस स्क्वायर। ओके, अब दोनों तरफ से रूट ले लीजिए, r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू √3/2 r माइनस, फिर देखिए इसका मान है वो कितना होगा 1.225, यानी √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414, तो इसको सोल्व करने पर हमें 1.225 r माइनस प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें से जो r माइनस की राशि हम उसको एक तरफ ले जाएंगे, क्या बच जाएगा r प्लस इक्वल टू 1.225 r माइनस माइनस r माइनस, तो r प्लस इक्वल टू क्या बच गया 0.225 r माइनस। हमें क्या चाहिए r प्लस अपॉन r माइनस, जिसको कि हम त्रिज्य अनुपात कह रहे हैं। ओके, तो r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल टू त्रिज्य अनुपात इक्वल टू 0.225। ये 0.225 हमें जो मान प्राप्त हुआ है चतुष्फलकीय संरचना के लिए, वो सीमांत त्रिज्य अनुपात प्राप्त हुआ है। ओके, सीमांत त्रिज्य अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसके लिए जो त्रिज्य अनुपात का मान होता है वो लिमिटिंग जो रेडियस रेशियो है वो कहलाता है, यानी जब त्रिज्य अनुपात का मान 0.225 या फिर इससे अधिक होगा लेकिन 0.414 से कम होगा, तब तक ये जो क्रिस्टल है इसकी संरचना चतुष्फलकीय ही बनी रहेगी, लेकिन उस स्थिति में उसका स्थायित्व परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि सबसे अधिक जो स्थायी स्ट्रक्चर होगी वो यही स्ट्रक्चर होगी चतुष्फलकीय में, क्योंकि जब त्रिज्य अनुपात का मान 0.225 से कम करते हैं तो स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय नहीं रहेगी, लेकिन जब त्रिज्य अनुपात का मान 0.225 से हम अधिक करते हैं तो स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय ही रहेगी, लेकिन उसका स्थायित्व ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि इस त्रिज्य अनुपात में चतुष्फलकीय संरचना का स्थायित्व होता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए त्रिज्य अनुपात का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद।